आज है 4 अप्रैल शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। इन तमाम खबरों के गहरे विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की सबसे बड़ी खबर रसोई गैस के संकट से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की आग अब भारत के गरीब और मध्यम वर्ग की रसोई तक पहुंच गई है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर से मजदूर और छात्र भारी संख्या में अपने गांवों की ओर उल्टा पलायन कर रहे हैं क्योंकि वे 700 रुपये प्रति किलो तक बिक रही गैस का खर्च नहीं उठा सकते। दूसरी ओर दक्षिण भारत में भाषा को लेकर एक बार फिर तलवारें खींच गई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र के नए सीबीएसई ढांचे को हिंदी थोपने का गुप्त तरीका बताया है, तो वहीं जवाब में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के गृह राज्य ओडिशा में अब दुकानों पर ओडिया साइन बोर्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं। साथ ही रक्षा क्षेत्र से एक बड़ी और गर्व की खबर है। भारत ने अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस रिधमन को नौसेना में शामिल कर लिया है, जिससे हमारी समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। द टेलीग्राफ में पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट रोंगटे खड़े करने वाली है। नोएडा के लेबर चौक पर आज वैसी ही भीड़ दिख रही है जैसी कोविड लॉकडाउन के समय दिखी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दुश्मन वायरस नहीं, बल्कि रसोई गैस की किल्लत है। मिर्जापुर और गया जैसे इलाकों से आए मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। मजदूर राम अवध मौर्य ने बताया कि कालाबाजारी में गैस 300 रुपये से 700 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। 600 रुपये रोज कमाने वाला व्यक्ति 1000 रुपये में 2 किलो गैस कैसे खरीदेगा। छात्र भी कमरे छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि मकान मालिक लकड़ी जलाने नहीं देते और गैस मिल नहीं रही। पत्रकार एम.के. वेणु इसे फायरवुड इकोनॉमी यानी जलाओ लकड़ी वाली अर्थव्यवस्था की वापसी कह रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय युद्धों ने भारत के आम आदमी को दशकों पीछे धकेल दिया है। जहां एक तरफ लोग गैस के लिए तरस रहे हैं, वहीं चुनावी राज्य असम में राजनीति चरम पर है। मनोज आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों के बाद बिहू और दुर्गा पूजा पर पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और अन्य नेताओं ने गैस वितरण में धांधली के आरोप लगाए हैं। जांच में 18 वितरकों को नोटिस भी दिया गया है। यह विडंबना ही है कि एक तरफ लोग किल्लत से शहर छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वोट के लिए मुफ्त सिलेंडर का वादा किया जा रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सीबीएसई के नए त्रिभाषा सूत्र पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदी भाषी राज्यों में तमिल या मलयालम सीखना अनिवार्य होगा। उन्होंने इसे हिंदी को विशेषाधिकार देने वाला एक केंद्रीयकरण एजेंडा बताया है। जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भाषाई मुक्ति का नाम दिया और स्टालिन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार साहू की रिपोर्ट बताती है कि प्रधान के अपने राज्य ओडिशा में अब दुकानों पर ओडिया भाषा में साइनबोर्ड न होने पर 20,000 रुपये तक के जुर्माने का नियम लागू कर दिया गया है। यानी भाषा की राजनीति से कोई भी दल अछूता नहीं है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। इमरान अहमद सिद्दीकी के अनुसार भारत ने अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस रिधमन को कमीशन कर लिया है। ये पनडुब्बी परमाणु मिसाइलें दागने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता पिछले संस्करणों से कहीं अधिक है। इसके साथ ही आईएनएस तारागिरी को भी सेवा में शामिल किया गया। अब भारत न्यूक्लियर ट्रॉयड की अपनी क्षमता को और मजबूत कर चुका है, जिसका मतलब है कि हम जमीन, हवा और अब समुद्र की गहराइयों से भी दुश्मन पर परमाणु प्रहार कर सकते हैं। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही यह ताकत मौजूद है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन की एक रिपोर्ट कानूनी जगत से आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक 49 वर्षीय महिला के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि वैवाहिक कलह मानसिक तनाव तो पैदा कर सकती है, लेकिन इसे कानूनी तौर पर आत्महत्या के लिए मजबूर करना नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया हो। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई के बढ़ते इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है। नई नीति के तहत अब जज, स्टाफ या इंटर्न फैसले लिखने, जमानत देने या किसी भी मूल न्यायिक निर्णय के लिए एआई का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि कानूनी रिसर्च और पुराने फैसलों को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते उसे इंसानी तौर पर सत्यापित किया जाए। इस नियम का उल्लंघन कदाचार माना जाएगा। यह फैसला निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है।
पश्चिम एशिया का युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर है। द टेलीग्राफ और सीएनएन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए होने वाली शांति वार्ता को ठुकरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज़ जलमरूमध्य नहीं खोला गया तो वहां नर्क बरपेगा। ईरान ने दावा किया है कि उसने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं, जिसमें एक पायलट अभी भी लापता है। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। बीबीसी हिंदी के मुताबिक इसका असर भारत में बोतलबंद पानी और बियर की कीमतों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक बोतल बनाने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। हरकारा डीप डाइव में फिल्ममेकर अवतारी देवी ने ट्रांसजेंडर बिल 2026 पर तीखे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जेंडर एक व्यक्तिगत पहचान है, लेकिन नया कानून इसे मेडिकल बोर्ड और सरकारी प्रमाण पत्रों से जोड़ रहा है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बताया है। वहीं द वायर में पमला फिलिपोस ने चिंता जताई है कि भारत में चुनाव अब एकजुट करने के बजाय समाज को और अधिक बांट रहे हैं। केरल जैसे राज्यों में भी अब सांप्रदायिक बयानों का सहारा लिया जा रहा है, जो हमारी विविधता में एकता की पहचान के लिए खतरा है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तथ्यपरक और गहरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।